नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं जी सलाम। और ये वक्त हो चला है आज का मुद्दा का। और आज का मुद्दा ताज पर तू मैं। जी हां, तारीख अपने फटे कागज को समेटे अपनी किस्मत पर रो रही है। हिंदुस्तान में मुगलों का दौर कैसा भी रहा हो, कैसा नहीं रहा हो, यह बहस का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल इस पर बहस हो सकती है। लेकिन जिस ताज ने दुनिया को मोहब्बत के मायने बताए, जो ताज हिंदुस्तान की आन बान शान हो, उसे एक धब्बा, उसे कलंक कहना किसी गंदी सियासत की साजिश तो नहीं है। क्या ताजमहल मुल्क में एक कलंक है? क्या ताजमहल से नफरत करना सही है? लीडर महज अपने वोट की खातिर कुछ भी बोल सकते हैं जिससे मुआशरे में नफरत फैले। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। सिर्फ इशारों में अगर हो जाती मोहब्बत तो फिर इसे अल्फाजों की खूबसूरती कौन देता? और अगर पत्थर बन रह जाता ताज, अगर इश्क इसे अपनी पहचान न देता। जी हां, मोहब्बत का नाम है ताज, मोहब्बत की मजार है ताज। लेकिन मेरठ के दरीचों से निकली एक आवाज ने मोहब्बत के नाम पर आग लगा दी है। दुनिया जिसके साए में बैठकर मोहब्बत की इबादत करती है, लेकिन सियासत उसे एक धब्बा करार देती है। रुए जमीन पर अब मोहब्बत की मिसाल ताजमहल से नहीं दी जाएगी। नहीं लिखा जाएगा मोहब्बत के नाम पर ताजमहल तुम्हारा नाम। ताज अब कोई भी तुम्हारी गुंबद, तुम्हारी मीनारों के साए में नहीं करेगा इश्क की इबादत। नहीं पढ़ेगा तुम्हारे नाम पर मोहब्बत की तस्बीह। नहीं देखने जाएगा तुम्हारा मकबरा। अब मोहब्बत के दीवाने आगरा नहीं, मेरठ के सरधना गांव जाएंगे, जहां बहता है मोहब्बत का दरिया, जहां बहती है मोहब्बत के नाम पर दूध की नदियां, जहां उतरती है मोहब्बत की गहरी झील, जहां गूंजता है मोहब्बत का संगीत। उस शहर के बादशाह को दुनिया संगीत सोम कहती है। मोहब्बत अब फीकी पड़ गई तुम्हारी निशानी, उन नफरतों के आगे जो मोहब्बत को तेजाब से लिखते हैं, जो दफन कर देते हैं जिंदा मोहब्बतों को मिट्टी में। दौर हाजिर के बादशाह संगीत सोम के बारे में बस इतना जान लीजिए, आपका नाम थाने के इतिहास में दर्ज है, मुजफ्फरनगर दंगों की आग में घी डालने के वास्ते। बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास? कहां का इतिहास? कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो यह दुर्भाग्य की बात है। और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। और कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार को। आपसे पहले सूबे के सुल्तान योगी आदित्यनाथ भी ताजमहल को तारीख के कूचों से खारिज कर चुके हैं। लेकिन बूढ़ी तारीख कहती है इतिहास के पीले पड़ चुके पन्नों से कि कौन निकालेगा मुगलों की तारीख। भला कैसे भूलोगे जब जब चढ़ोगे लाल किले की फसीलों पर
कैसे बंद करोगे कानों को जब जब लाल किले से गूंजेगा मुल्क का तराना? कैसे भूलोगे जब नापोगे अपनी ऊंचाई कुतुब मीनार के आगे? कैसे भूल जाओगे जब जब गुजरोगे आगरा की गलियों से? If what he says is true, that the Taj Mahal is a symbol of traitors, built by traitors, then why is Mr. Modi going to Red Fort and hoisting a national flag on a place which was built by traitors? Will Mr. Modi stop hoisting national flag from a place which is identified built by traitors? Will Mr. Modi stop hosting foreign dignitaries in Hyderabad House which was built by traitors? जब मोहब्बत वोट के नाम पर बिक जाती है, गिरवी रख दी जाती है, तो प्यार खुदकुशी कर लेता है। जब तारीख लीडरों के कलम से, उनकी जबान से बदलने लगे और जब सियासत मजहब के नाम पर बिकने लगे, तो संविधान सन्न रह जाता है। सियासत जब जब जबान से फिसली है तो गिरी नहीं है, गिरती चली गई है। फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी गिरेगी, कहां गिरेगी और कैसे गिरेगी। मुज़म्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो मुगलिया दौर कलंक कथा है और धीरे धीरे इस कलंक कथा को तारीख से, इतिहास से मिटा दिया जाएगा, ये कहना है संगीत सोम का। और ये उनका ही पहला बयान नहीं है। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि ताजमहल हमारी विरासत नहीं। अब उनका कहने का मकसद क्या था क्या नहीं, बाद में यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने 156 करोड़ रुपए दिया है इसके विकास के लिए। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि नहीं हमारे यहां तो सयाह आते हैं, ये बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है। वो उसको इस तरह से उन्होंने ढांपा। लेकिन इस तरह की बातें आ रही हैं और भी लीडरान इस तरह के बीजेपी के बयान देते रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि ताजमहल हिंदुस्तान की शान है या फिर सियासत का मैदान, ये बड़ा सवाल है। और इस पे अपने मेहमानों को मैं अपने साथ जोड़ूंगा, हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने साथ। मैं उनका तारुफ आपसे कराता रहूंगा। हालांकि अभी बीजेपी के तर्जुमान, बीजेपी के लीडर हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। थोड़ी देर बाद आनंद साहू जी को हम अपने साथ जोड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। सर आपका स्वागत है, खैर मकदम है। राणा सफवी साहिबा हैं, आप मुसन्निफ हैं और तारीखदा हैं, आपसे बात करेंगे। प्रोफेसर देवराज सिंह साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में, जो कि सियासी तज्जियाकार हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपने गिराकत राय हमारे साथ बांटते हैं। और अमरनाथ अग्रवाल जी को मैं लखनऊ से अपने साथ जोड़ रहा हूं, जो कि कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान हैं। सर आपका भी खैर मकदम है। आइए आगाज करते हैं। और चूंकि अभी बीजेपी के लीडर आए नहीं हैं आनंद साहू जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह राय पार्टी की मानी जाए या फिर संगीत सोम की निजी राय। क्योंकि नलिन कोहली जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने तुरंत बात कहा कि नहीं ये पार्टी की राय नहीं हो सकती, ये उनकी निजी राय है। तो बड़ा सवाल यह भी है कि जो पार्टी का बयान बीजेपी को, जो लीडरान का बयान बीजेपी को सूट करता है तो वो पार्टी की राय बन जाती है, लेकिन जो सूट नहीं करता है वो निजी राय हो जाती है। तो ऐसा कैसे चलेगा? और ताज के बारे में इस पे साफ करना चाहिए अपना मौकिफ, ये बहुत अहम बात है। लेकिन राणा सफवी साहिबा हैं जो कि मुसन्निफ हैं और तारीखदा हैं, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। मैडम, बड़ा सवाल यह है, ताजमहल को यूनेस्को ने हेरिटेज करार दिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हिंदुस्तान को पहचाना जाता है, ये भी सच्चाई है। और अगर हम 100-150 साल और पीछे जाएं तो हिंदुस्तान को इस रूप में, इस तौर पर जाना जाता था कि सपेरों का मुल्क या फिर ताज का मुल्क, ये सच्चाई है। अब हमें सपेरों का मुल्क नहीं कहा जाता, हमने अपने आप को इस तरह का कर लिया है, लेकिन ताज का मुल्क आज भी हम दुनिया में कहे जाते हैं, ये सच है, आप इसको नहीं बदल सकते। बड़ा सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि मरकजी और यूपी हुकूमतें तारीख को धीरे 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 करके हटा देंगी। ये खुद संगीत सोम कह रहे थे, हम कलंक कथा को बदल देंगे। क्या यह मुमकिन है? क्या दुनिया भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हिंदुस्तान में मुगल दौर को, चाहे वो कैसा भी रहा हो, भूल जाएगी? देखिए, हिस्ट्री का मकसद होता है, हिस्ट्री को पढ़ाने का मकसद होता है कि हम उससे सबक सीखें जी। और अगर हम हिस्ट्री को बदल दें या पलट दें या उसको मिटा दें तो हम उसके सबक कहां से सीखेंगे? जी बिल्कुल सही बात। दूसरी बात यह है कि जो बार बार ये बात होती है कि मुगलों ने ये किया वो किया, और जैसे वो संगीत सोम साहब कह रहे थे कि यूपी से उन्होंने हिंदुओं का नाम ही मिटा दिया, जो तक जहां तक मेरी समझ में आया ये वो कह रहे थे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तो खैर उत्तर प्रदेश उस जमाने में था नहीं, ये सब अवध का एरिया था। दूसरे मान सिंह जो थे वो अकबर के कमांडर इन चीफ थे। बाद में शाहजहां और औरंगजेब दोनों के जय सिंह थे जो उनके पोते थे।
शाहजहां की जहां तक बात की जाए, उसकी माँ और उसकी दादी दोनों हिंदू थी। तो ये हिंदू मुसलमान का एंगल हम क्यों ला रहे हैं? क्योंकि शाहजहां तो अगर आधा मुसलमान था तो आधा हिंदू भी था, बल्कि हिंदू उसके अंदर ज्यादा था क्योंकि उसकी दादी भी थी। तो ये हम एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, एक इमारत है, हम उसको एक इमारत की तरह देखें, जो एक हमारे लिए एक फख्र का मौजू होना चाहिए। उसको हम ऐसे क्यों देख रहे हैं कि ये इसने बनाया? अच्छा, दूसरे वो कहानियां आजकल व्हाट्सएप पे घूमती रहती हैं कि हाथ कटवा दिए तो ये करवा दिया। ये बहुत पुरानी बातें हैं और तरह तरह की बातें होती हैं। तो अगर हम ताजगंज, जब ताजमहल देखने जाते हैं तो हम ताजगंज से होके जाते हैं। ताजगंज में आज भी कारीगर बैठे हुए हैं, वो उन्हीं कारीगरों के वो हैं, क्या कहते हैं, डिसेंडेंट्स हैं जिन्होंने ताजमहल में काम किया। और जो उनके चीफ आर्किटेक्ट थे, जो म्यांमार थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्होंने उसके बाद लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाया। यहाँ शाहजहानाबाद में उनके नाम का एक कूचा है जहाँ वो रहा करते थे, वो कूचा अहमद लाहौरी कहलाता है। तो हो सकता है वो वही कारीगर लेके दिल्ली भी आ गए हों। तो ये सब बेकार की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और उस इमारत को जिसने एक, क्योंकि सीएम उत्तर प्रदेश भी ये कह चुके हैं कि ताजमहल हमारी विरासत नहीं है, इससे हमें पहचाना नहीं जाना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे थे। अब वो कौन किससे पहचानवाना चाह रहा है अपने आप को, वो तो उनकी राय है। हम अपने आप को जिससे भी दिल चाहे पहचानवा ले, लेकिन आप इसको हटा नहीं सकते। मतलब आप इसको नेगेट नहीं कर सकते कि ताजमहल यहाँ कोई है ही नहीं। ये काम जो मेरा सवाल ये था कि धीरे धीरे इतिहास को, जैसा कि कहा जा रहा है कि हम बदल देंगे, तो जो आगे नस्लें आएंगी, जब बदलाव होता है धीरे धीरे ही सही, तो आगे की नस्लें अगर उसको जान ही ना पाए तो क्या तारीख को बदल दिया जा सकता है? क्या मुल्क और दुनिया उस तारीख को भुला देगी, भूल जाएगी आज से 100 साल बाद, 60 साल बाद, या उससे ज्यादा वक्त बाद? तारीख को तो बदला जाता है, बहुत दफे गया भी है पहले भी। जब मुगलों का शासन खत्म हुआ 1857 में, उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से तारीख को बदला। उन्होंने उसको, क्योंकि उन्हें ये साबित करना था कि हम जो है वो मुगलों से अच्छे हैं, तो उन्होंने उसके बाद जब जो तारीख लिखी उसमें अपने आप को अच्छा दिखाया, इनको बदतर दिखाया। तो तारीख तो तब भी बदल दी गई थी। फिर जब उसके बाद 1947 में जब हम लोग आजाद है, उसके बाद आया तो तारीख को फिर जो अंग्रेजों को जो इतना अच्छा कहा गया उतना नहीं कहा गया। तो हर वो जो कहते हैं ना, हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स, तो तारीख तो हमेशा बदली गई है, लेकिन सही तारीख भी मौजूद है। ये नहीं कि सही तारीख जो है वो, स्पेशली आज के जमाने में जो इंटरनेट का जमाना है, आप तारीख को मिटा नहीं सकते। हाँ, व्हाट्सएप के जरिए उल्टी सीधी चीजें जरूर फैला सकते हैं। बिल्कुल, किताबों से कोशिश की जा सकती है, लेकिन लोगों के दिमाग से, लोगों के जहन से इतनी जल्दी इसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब बहुत सारी और भी चीजें आ गई हैं जिसके जरिए वो बनी रहेगी। अमरनाथ अग्रवाल जी, कांग्रेस लीडर, हमारे साथ हैं। अमरनाथ जी, सीएम योगी कह चुके हैं कि, आप मुझे सुन पा रहे होंगे लखनऊ से, ताजमहल हमारी विरासत नहीं है। यूपी की टूरिज्म बुकलेट में ताजमहल का नाम भी गायब था। बाद में उसकी वजाहत दी गई कि भाई हम उन चीजों को शामिल किया है जिसको लोग पहचानते नहीं है, ताजमहल को पहचानते हैं, इसलिए ये कह के जब उस पर हंगामा हुआ। सवाल यह है कि जिस ताज से हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी आज भी चल रही है, वो क्या ऐसे ही सियासत की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, बात ताजमहल की जहां तक है, वो तो सब आप जानते हैं, हम जानते हैं, सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि कितना इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो जी। एक उसको दुनिया के अजूबों में कहा जाता है, वो एक अलग इशू है। बात ये हो रही कि जो भाजपा की मानसिकता है, जिस तरीके से, इनका अपना तो कोई इतिहास है नहीं, तो निश्चित है कि पुराने इतिहास को ये बिगाड़ना, मिटाना चाहते हैं जी। ना इनका आजादी में कोई योगदान था, ना इनके पास कोई ऐसा नेता है। आज ये पटेल को कभी ले लेते हैं उधार, कभी गांधी के साथ हो जाते हैं जिनकी हत्या की थी। इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं एक बात बहुत कहना चाहता हूं कि इनके इस बयान पे, संगीत सोम के, मुझको एक घटना याद आई। अफगानिस्तान में बाबियान में जो बुद्ध की प्रतिमा हजारों साल पुरानी थी, तालिबानों ने उसको उड़ाया। तो इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा उन्हीं से बहुत मिलती जुलती है। ये इस मुल्क को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर कबीलाई संस्कृति लाना चाहते हैं। जैसे लीडर आते हैं मैदान में, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप लाल किले में परचम ना फहराइए, आप वहां से मुल्क को खिताब नहीं कीजिए। नहीं, मैं अभी जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं पहले एक बात कह दूं कि ये मुल्क में कबीलाई संस्कृति लाना चाहते हैं। अनुशासन नाम की चीज इस पार्टी में नहीं है। अगर अनुशासन है तो संगीत सोम कई बार इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं। वो सहारनपुर में दंगे फैलाने के आरोप में बकायदा उनकी सीडी पकड़ी गई थी। पार्टी को जो सूट करता है वो तो अपना लेती है। आपने भी कहा, पार्टी को जो सूट नहीं करता है, ये पार्टी की राय नहीं है, संगीत सोम की निजी राय है।
नहीं तो उनका एक्शन, पार्टी में राय नहीं है तो पार्टी में वो लोग भी रहेंगे जिनकी पार्टी से राय नहीं मिलती है। 1 मिनट में अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया था जी, पार्टी की अगर राय नहीं मिलती है उनकी मोदी जी से, अमित शाह जी से, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, पार्टी की राय अगर ना होती तो पहले तेजो महल कहा गया था इसी दल के नेताओं ने। मेरा सवाल है अमरनाथ अग्रवाल जी कि अगर ऐसा हो रहा है, आप भी बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या सियासत, क्या राजनीति देख रहे हैं? अगर ये सियासत है तो नहीं, ये सांप्रदायिकता बनाना है, ध्रुवीकरण की राजनीति है और कुछ नहीं है। अब ये फेल हो चुके हैं हर मोर्चे पे, चाहे वो नोटबंदी हो और चाहे गुजरात के चुनाव दिख रहे हैं। हिंदुस्तान में सब लोग पसंद करते हैं, हिंदुस्तानी भी जाना चाहते हैं, शादी के बाद नया जोड़ा हमेशा ये कोशिश करता है या उसका एक ख्वाब रहता है कि एक बार ताज के साए में जाकर के, ताज के सामने बैठ करके एक तस्वीर खिंचवाई जाए। ये हिंदुस्तानियों की भी बात है और दुनिया से जो लोग आते हैं उनकी तो पहली ख्वाहिश होती है, चाहे फिर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, रशिया के प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो। जी जी, पर आपने देखा नहीं इनके पीछे बयान क्या था कि मुगलों द्वारा ये कलंक है देश पे, मुगलों द्वारा निर्मित है, ठीक है, ताजमहल की नहीं। आप कह रहे हैं सियासत है, किस वजह से है? वजह बताइए। और आपका कहना है फिरकावाराना सियासत है। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के लिए मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, राजकुमार भाटी जी, ताजमहल मोहब्बत की मजार है, दुनिया जानती है। यूपी की नई हुकूमत ने उसके डेवलपमेंट के लिए 156 करोड़ रुपए भी दिए, ये भी दावा किया है रीता बहुगुणा जोशी ने। ऐसे में संगीत सोम का ये बयान, फिर इसके पहले बीजेपी कौमी अनुशासन कमेटी के मेंबर हैं सत्यदेव सिंह जी, उनका भी बयान है कि ताज कभी भारत की पहचान नहीं हो सकता। और उन्होंने यहां तक कहा कि हम जो बाहर से भी लोग आते हैं, पहले ये ताजमहल का स्मृति चिन्ह जिसको कहते हैं वो दे दिया जाता था या कुछ और मीनारों की तस्वीरें दे दी जाती थी, लेकिन अब हम रामायण और गीता दे रहे हैं, मतलब हम चीजों को बदल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैसे देखें पार्टी और सरकार की राय को, कैसे देखें पार्टी के लोगों की राय को? और एक तरफ योगी हुकूमत कहती है कि हम तो 156 करोड़ रुपए दे रहे हैं, हमारी आमदनी का तो ये जरिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के लोग साजिशपूर्ण तरीके से जानबूझकर इरादतन इस तरह की बातें बीच बीच में उठाते हैं ताकि जनता के जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, मीडिया का ध्यान भटकाया जा सके। इसके पीछे इनकी बहुत गहरी साजिश होती है। कभी ताजमहल उठा देंगे, कभी गाय को उठा देंगे, कभी गंगा को उठा देंगे। वैसे ताजमहल, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, ताजमहल का मामला आजम खान जो साबिक वजीर थे यूपी कैबिनेट की, उन्होंने भी कहा था कि भाई ये तो हमें वक्फ को दे दो, पैसा जो ज्यादा कमाता है उसको सरकार रख लेती है, बाकी जो कम कमाने वाली चीजें हैं या जो पुरानी वो वक्फ को दे देती है, तो ये ताजमहल तो वक्फ को दिया जाना चाहिए, यहाँ पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए, ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। उन्होंने मांगा था, ताज के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दिया था, ताजमहल की जो एक विरासत है उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था, या ताजमहल के महत्व पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो संगीत सोम ये बयान दे रहे हैं, इन्हीं संगीत सोम के विधानसभा क्षेत्र के बराबर में आज बहुत बड़ी पंचायत थी, सर्वदलीय पंचायत और सर्व समाज की पंचायत। वहां एक 22 साल के लड़के को पुलिस ने उठाकर 2 दिन तक हिरासत में रखा, उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया, जबकि उसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं था, सुमित गुजर नाम के लड़के को, और उसको फिर मार दिया। उसके खिलाफ लोगों में बहुत आक्रोश है। संगीत सोम उस पर क्यों नहीं बोलते, उस पंचायत में शामिल क्यों नहीं हो, जबकि बीजेपी के लोग भी उस पंचायत में शामिल थे। उसी वहीं पर एक लड़की जो गैंगरेप की शिकार होती है, उसके पुलिस मदद नहीं करती, उसे फिर धमकियां मिलती हैं अपराध बदमाशों की तरफ से, वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, उस पर संगीत सोम क्यों नहीं बोलते? जगह जगह लड़की छेड़छाड़ से परेशान होकर सहारनपुर में, आगरा में, मुरादाबाद में इस कॉलेज जाना बंद कर रही हैं, वो शिकायत कर रही है हम कॉलेज नहीं जा रहे, उस पर क्यों नहीं बोलते? तो जगह पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला है, पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, निर्दोष लोग सताए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इससे ध्यान हटाने के लिए, ताकि जनता सवाल ना करे, इस तरह के मुद्दे उठाती है। जहां तक ताजमहल का सवाल है, इस तरह के मुद्दों को हवा देने से फर्क पड़ता है क्या? इस तरह के मुद्दों पर बहस होती है क्या? इस तरह के मुद्दों से फर्क पड़ता है आपको लगता है? देखिए, आज एक 22 साल के निर्दोष युवक को पुलिस ने मार दिया, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी टीवी चैनलों पे। आज हम चर्चा कर रहे हैं ताजमहल पे, तो वो तो अपनी साजिश में कामयाब हो गए। तो इस तरह मीडिया को भी गुमराह करते हैं। ताजमहल की इसलिए क्योंकि ताज को लेकर के मुल्क और दुनिया में एक अलग किस्म की राय है, और अगर ऐसी बात आती है और वो भी चुना हुआ लीडर कहता है एक राजनीतिक पार्टी का, एक सियासी जमात का, तो इस पर बात करना बनता है। संगीत सोम ने अपने बयान में 2-3 बातें कही जी। एक तो मुगलों का ये देश का कलंक है, इतिहास बदलेंगे, और गद्दारों ने बनाया था। संगीत सोम बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ना तो एक गद्दार का अर्थ समझते हैं, गद्दार शब्द का अर्थ क्या होता है, ना ये इतिहास जानते हैं, ना इतिहास का अर्थ समझते हैं। इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता, इतिहास इतिहास है, जो घटनाएं घट गई, जो अतीत में चली गई, वो इतिहास हो गया। आप उन्हें चाहे पढ़ें नहीं पढ़ें, लेकिन वो घटनाएं हैं, ठीक है। और
जो इन्होंने कहा कि हम इसे बदल देंगे, कैसे बदल सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। प्रोफेसर देवराज सिंह भी हमारे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। जैसा कि अभी आप कह भी रहे थे कि इतिहास तो इतिहास है, तारीख तो तारीख है, अच्छी हो या बुरी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इतिहास को क्या न्यूट्रल तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? अब इतिहास में कोई हीरो होता है, कोई विलेन होता है, वो तो हमेशा रहेगा, उसको रहने दीजिए। हम चीजों को क्या बदलें, कैसे बदलें, क्या बदलना जरूरी है? क्या हम इतिहास को हटा देंगे? ये जो वो बात कह रहे हैं कि हम इतिहास को हटा देंगे, इतिहास को मिटा देंगे, ये कोई बात होती है? देखिए, इतिहास कुछ हमें सिखाता है जी। इतिहास से हम सीखते हैं जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर करें और अपने इतिहास को बरकरार बनाए रखें। जो इतिहास है, यहाँ तक ये जो मुद्दा है आज, जो जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, ये संगीत सोम जी का जो वक्तव्य आया है, जो उन्होंने बोला है, ये उन्हें अधिकार मिला हुआ है, लिबर्टी का, स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को है। तो वो बोल रहे हैं, व्यक्तिगत उनका व्यू है। पार्टी की तरफ से भी ये वक्तव्य आया कि पार्टी का ये वक्तव्य नहीं है। तो उस आधार पर हम इसे एक व्यक्ति के आधार पर देखें इस मुद्दे को, न कि सरकार के साथ जोड़े, न इसे किसी उस तरह से, क्योंकि जो लोग हैं, जो अप्रोच बनती है, लोग जो पढ़ते हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अप्रोच होती है। उस अप्रोच से वो अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वो किसी को सही मानता है, किसी को गलत मानता है। तो ये व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत एनालिसिस है कि वो किसको सही मानना है, किसको गलत मानना है। अब इस तरह की ये जो घटना है, इसके साथ ही साथ हमें ताजमहल को, नहीं, वो कह रहे हैं, आप बात को समझिए, सरकार और पार्टी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत धीरे धीरे तारीख को बदल रही है। ये काम हमने शुरू कर दिया है, तारीख को बदल देंगे, इतिहास को बदल देंगे। वो बात कह रहे हैं ना, ये उनकी निजी राय वहीं तक रहती तो अच्छा था, लेकिन अगर वो बता रहे हैं कि ये काम चल रहा है तो इस पर तो बात होनी चाहिए, इस पर तो इसका एनालिसिस होना चाहिए। यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ, ताजमहल जो अपने में एक तो ये वर्ल्ड की एक हेरिटेज है, देखिए, विश्व की धरोहर है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार कहता रहा है कि ताजमहल पर इफेक्ट न पड़े जी, कारण तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको पैसा भी लाकर देना चाहता है, हमें पैसा भी लाकर देता है। हाँ, फायदा, और ये हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो उस तरह से हम इसको इस तरह से लगा के नहीं देखेंगे। इस तरह से तो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिसके बारे में, जैसे बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो मोन्यूमेंट हैं, उनको हम इस तरह से नहीं देखेंगे। वो हमारी धरोहर है, उनको उसी तरह से हम देखें। ये व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव से मैं इसे देख रहा हूँ कि संगीत सोम जी ने जहाँ बोला है, एक रैली में है, लोकल एक जो जहाँ पर सभा हो रही है, उसमें वो बोल रहे हैं। तो इसे उसको उस तरह से कि इस तरह से कुछ किया जा रहा है, जैसे अभी बता रहे थे कि कितना करोड़ रीता बहुगुणा जी ने 156 करोड़, हाँ 156 करोड़ रुपए इसके लिए दिया है। तो इस तरह से होता तो फिर ये सारी चीजें क्यों करेंगे? तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है। तो मेरा सवाल ये ना कि पार्टी के लीडर की राय कुछ और रहेगी, सरकार में बैठे लोगों की, उसी पार्टी के लोगों की राय कुछ और रहेगी, तो ये मैसेज क्या है? कैसे किस तरह की सियासत है? मैं वही जानना चाहता हूं। इस तरह के पार्टियों से लोगों के स्टेटमेंट आते रहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हम देखेंगे, इसी तरह से बीजेपी में भी है। तो जो लोकल लेवल से जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बाद में फिर ऊपर वाले डांट देते हैं। तो उस तरह से इस तरह के लोग रहते हैं। जैसे कि इल्जाम भी लग रहा है समाजवादी पार्टी लीडर की तरफ से कि उन्हें नहीं रोका जाता, नहीं डांटा जाता, शय दी जा रही है। उस तरह की उसके पीछे भी राजनीति होती है। उस तरह से आते हैं कि हर पार्टी का अपना अपना पॉलिटिक्स करने का जरिया है, तो उसमें हो सकता है ये सारी चीजें हों। ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़े दिन पहले, अभी कुछ ही दिनों की बात है, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत कुछ चीजों को या कुछ स्मारकों को इसलिए नजरअंदाज कर रही है क्योंकि उसे मुगलों ने बनवाया था, मुसलमानों ने बनाया था। ये खबर थी और बाकायदा इसको वॉशिंगटन पोस्ट में जगह दी गई थी। इस पर भी हम बात करेंगे, क्या ऐसा है? और भी बहुत सारे सवाल हैं जो ये ताजमहल वाले बयान के बाद उठते हैं, इस पर हम बात करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं। पार्लियामेंट के अंदर में भी कई बार बहुत सारे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का जो प्रयोग होता है, ये देखने को मिलता है जी। लेकिन यहाँ पर ये जो विषय उठा है, मुझे लगता है, देखिए, भारत में अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए,
पोर्तुगीज भी आए। यहाँ सवाल ये है कि जिस प्रकार से कोई विषय को कोई उठाता है और उस पर बहुत बड़ी सियासत होती है, लेकिन हकीकत क्या है? अभी जैसे अगर आप ताजमहल का भी देखें जी, तो एक तरफ जनाब जो है ताजमहल बनवाते हैं अपने मोहब्बत के पैगाम को दुनिया में बढ़ाने के लिए, और जो बनाता है असली में जो असंगठित मजदूर, जो कंस्ट्रक्शन लेबर, एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, उसके हाथ कटवा दिए जाते हैं। मेरा ये कहना है, ये हमारे इतिहास का मेरा ये कहना है कि ऐसे ही आप देखें तो औरंगजेब ने क्या किया, कितने कत्लेआम कराए, शाहजहां ने क्या किया, सबको मालूम है। अब क्या इतिहास आप बताना चाहते हैं कि यानी कि जो सबसे ज्यादा बड़े मेजोरिटी कौम को कत्लेआम करे, बहुत ज्यादा खून खराबा करे, उसका आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? उसका अगर आप लोग उसको बताना चाहते हैं कि यही हमारा इतिहास है भारत का, या आप कहिए कि अंग्रेज जिसने हमको स्लेव बना के रखा, हमारे लोगों का खून खराबा कराया, हमारे देश को गुलाम कराया, उसका इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, नलिन कोहली साहब कह रहे हैं, सवाल है, लीडर हैं, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये केवल आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आनंद जी, आप जो बातें कह रहे हैं, ठीक है, इतिहास में, तारीख में बहुत से लोग हीरो रहे और बहुत से लोग विलेन रहे, लेकिन नलिन कोहली साहब कह रहे हैं कि जो तारीख रही हो उससे तो किनारा हम कर नहीं सकते, वो तो बनी रहेगी, उसको चाहकर भी नहीं मिटा सकते, बदल नहीं सकते, लेकिन मौजूदा दौर में अगर अच्छा काम करें तो एक सुनहरी तारीख लिखी जा सकती है। आपकी पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं, फिर आप लोग जो है पुरानी बातों को उधेड़ करके उसको किस सियासत से जोड़ना चाहते हैं? मेरी बात पूरी होने नहीं दिए, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, आपने पूरी बात होने नहीं दिया मेरा, मैं तो आधा घंटा बाद लेट आया हूं। पहले तो गलती है कि ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी, दिवाली का मौका है बहुत, और दूर से पहले तो देशवासियों को दीपावली की भी शुभकामना देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं यही कह रहा हूं कि जो इतिहास, जो अभी आप कह रहे थे कि अगर नई बातें होगी, अच्छी बातें होगी, वो उसको रखा जाए, लेकिन पुराने को मिटाने का ये जो है ये नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन पुराने में अगर कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, जिसको आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसका एक रिसर्च जो है प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारे, आप देखिए, भगवान राम का भी अगर आप बताते हैं पूरी इतिहास, अगर आप उनके जो शास्त्रों के आधार पर बताते हैं, तो उन्होंने अधर्म के ऊपर उन्होंने इतने बड़े लड़ाई लड़ी और उसमें भी कत्लेआम हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। वैसे ही महाभारत में भी हुआ, कत्लेआम हुआ, हम पढ़ाते भी हैं। लेकिन दूसरे कौम के बारे में कुछ इस प्रकार की बात बताई जाती है तो लोग आग बबूले हो जाते हैं। अरे भाई, सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करो एंड देन गो अहेड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अच्छाई, केवल अच्छाई सुनेंगे, यानी बुराई एक्सेप्ट नहीं है। ये कैसे चलेगा? जी, मैं अपना कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? जी जी, मैं वही एजेंडा आ गया ना जी। नलिन कोहली ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन साहू साहब इसको कहां तक ले गए? औरंगजेब तक ले गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको क्या दिक्कत है औरंगजेब की सच्चाई जानने से? मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी बात तो कह लेने दीजिए। आप एजेंडा कर रहे हैं, सारा देश देख रहा है और सारा देश अब जवाब दे रहा है आपको जी। मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं, आप सुने तो जाइए जरा, तसल्ली से सुन लीजिए। मैं सुन लेता हूं। लुटियन जोन्स, पार्लियामेंट, पौंडीचेरी की फ्रेंच कॉलोनी, क्योंकि इनके सांप्रदायिक एजेंडे को, जनता को मूर्ख बनाने वाले एजेंडे को पूरा नहीं करती है। अरे पार्लियामेंट में गिरा दो पहले ना, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ कलंक है, अंग्रेजों के पिट्ठू थे आप। अभी मैं बताता हूं, आजादी से पहले अंग्रेजों के पिट्ठू थे आप, इसलिए आप जो है बात कर रहे हैं। आप होंगे पिट्ठू, आपकी मानसिकता होगी पिट्ठू। भारत के लाखों करोड़ों लोगों ने जो बलिदान दिया, उनको आप पिट्ठू कह के एक तरह से अपमानित कर रहे हैं। हमारे जो देश के वीर स्वतंत्रताकारियों का अपमान कर रहे हैं आप। उनका आरएसएस का कोई आदमी नहीं था, वीर स्वतंत्रता सेनानियों में आरएसएस का कोई आदमी नहीं था। वो कोई आरएसएस और कांग्रेस इसने नहीं लड़ी है, ये देश की लड़ाई वीर स्वतंत्रताकारियों। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि ये आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का समापन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये जो लड़ाई है
ये सारी जो है जिस प्रकार की भारत के सियासत में होते रहती है, निश्चित रूप से केवल गांधी के कारण आजाद नहीं हुआ। जिस प्रकार के इतिहास आप लोग बताते हैं, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, देश में फांसी में चढ़ गए लोग, ये मानकर चला जा रहा है कि वो पिट्ठू थे। ये तो अपमान है, आपको शर्म आनी चाहिए। टीपी में इस तरह की आप राजनीति करिए। साहू जी थोड़ा चुप हो, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, थोड़ा शांत कराइए। मत करिए आनंद जी, राजकुमार और आनंद जी से निवेदन करूंगा कि आनंद साहू जी से कि इतना नॉन स्टॉप ना बोलें और बीच में डिस्टर्ब ना करें, दूसरे की बात भी सुनने का प्रयास करें। अभी इन्होंने जो बात कही उसका केवल एक ही अर्थ निकलता है कि पंचों की बात सिर माथे पे, पतनाला वहीं गिरेगा। इन्होंने शुरू में कह दिया कि हम ताज को बांधते हैं, वो धरोहर है और ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन फिर घूम के वहीं आगे के कलंक है और मुगलों का पीरियड बहुत खराब रहा और मुगलों ने अत्याचार। साहू जी सुन लीजिए, सच्चाई को आपकी बात सुन ली गई है, आप सुन लीजिए। ये कहा कि देखिए ये इतिहास को इसलिए बदलना चाहते हैं। आनंद साहू जी कृपया 1 मिनट सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की भी आदत डालिए। इस बारे में RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास को इसलिए बदलना चाहते हैं कि इतिहास में इनके पास गर्व करने लायक कोई चीज नहीं है, क्योंकि इतिहास की अच्छी बातों में कभी शामिल नहीं रहे। ना तो इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये अंग्रेजों के साथ थे, तब ये मुखबिरी कर करके स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वा रहे थे, उन्हें सजा दिलवा रहे थे। इनके प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 2 स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दिलवाई। इनके केवल एक इनके व्यक्ति हैं जिनका स्वतंत्रता सेनानी में नाम लेते हैं, एक केवल सावरकर। उन सावरकर ने भी 12 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, 12 पत्र अंग्रेजों को लिखे जब वो काला पानी की सजा भुगत रहे थे, जब वो वहां जेल में कैद थे। बार बार माफी मांगी और कहा कि मैं आइंदा कभी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा, मैं अंग्रेजों का गुलाम रहूंगा, अंग्रेजों के गुण गाऊंगा, अंग्रेजों की स्वामी भक्ति करूंगा। इनके पास और कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है। वीर सावरकर जेल से भी रह के आजादी की लड़ाई। ये आपकी अच्छी आदत नहीं है कि आप बीच में बोलते हैं और हमेशा झूठा आदमी ज्यादा बोलता है, जिसे झूठ बोलना होता है वही ज्यादा चिल्लाता है। हमें पता है गलत आप इतिहास तो है देश के खिलाफ षड्यंत्र। आनंद जी आपके पास राणा सफी साहिबा, हम फिर इतिहास को कुदेरने लगे और ये होता है। मैं ताजमहल के हवाले से चूंकि आज बात हो रही है, ये बहुत बार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो मजदूर ताजमहल बना रहे थे बाद में उनके हाथ कटवा दिए गए, या आजकल बहुत आप जब निकालते हैं ताजमहल की हिस्ट्री तो उसमें अब ये देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है कि वो एक हिंदू मंदिर था, उस पर जबरन कब्जा किया गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं, तो इसको कैसे देखा जाए तारीख की रोशनी में? अच्छा, तो सबसे पहले हम सवाल लेते हैं वो हिंदू मंदिर वाला जी। तो मेरे पास एक फरमान है, इंग्लिश में है क्योंकि फारसी में ओरिजिनल रहा होगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। प्रोफेसर SAI तिरमिजी जो डायरेक्टर थे नेशनल आर्काइव्स के, उन्होंने ट्रांसलेट किया है। और ये फरमान क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से आगरा में या बीकानेर में कहीं रखा हुआ है, किसी आर्काइव में रखा है क्योंकि मैंने कॉलेज में ये पढ़ा था। Farman of Shahjahan addressed to Raja Jai Singh informs the Raja that in lieu of the plot of land acquired for the construction of the mausoleum of Mumtaz Mahal, the following 4 havelis have been granted to him, to Jai Singh। तो 4 हवेलियों का नाम देते हैं जो इनके बदले दिया गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा, देखिए वो शाहजहां था, वो बादशाह था, शहनशाह था, जिल्ले इलाही था, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। वो कुछ भी लिख सकता था। अगर उसने मंदिर ली होती तो वो मंदिर ही लिखता, उसने अगर मस्जिद ली होती तो मस्जिद लिखता, घर ली होती तो घर लिखता। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन ल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड। जो बादशाह नामा है, जो उनका कंटेम्पररी क्रॉनिकल है, उसमें लिखा है कि यहाँ के ऊपर मानसिंह की हवेली थी जी। उस पे मानसिंह और जयसिंह उनके पोते थे। तो हो सकता है जब तक हवेली या तो डिसरिपेयर में थी या हवेली थी या जो भी थी, बहरहाल अच्छी थी बुरी थी जो भी कुछ थी, उनके बदले उन्होंने वो 4 हवेली देके लिया। हमारे भी घर में, मैं अपने घर में एक नमाज का कमरा रखती हूँ, आप लोग भी रखते होंगे, जो भी है, आप एक मंदिर रखते होंगे, जो भी रखते हैं, वो घर मंदिर नहीं बन जाता है। मंदिर के अंदर एक घर होता है, या मंदिर के अंदर एक, सॉरी गलत करी मैं, घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर होता है, या घर के अंदर आपका एक इबादत का जगह होती है। वो भी मानसिंह का घर था, उसके अंदर उनकी जरूर इबादत का एक पूजा स्थल रहा होगा, जरूर एक मंदिर रहा होगा, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग एक मंदिर नहीं थी। ये तो हमको इतिहास से ही मिलता है। हमारी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो सोर्सेज हैं, जो हिस्ट्री पढ़ी जाती है, जो जिस तरह से मैंने पढ़ी है और जो हमें सिखाई गई कि हिस्ट्री जो है हमें कंटेम्प्रेरी सोर्सेज से पढ़नी चाहिए। अगर हम शाहजहां की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बादशाह नामा को पढ़ें, हम शाहजहां नामा को पढ़ें जो उन्होंने लिखा। देखिए एनालिसिस जो है उसको हम
कर सकते हैं कि ये राइट है कि ये लेफ्ट है। एनालिसिस छोड़िए, अब फैक्ट्स तो देखिए, फैक्ट्स तो नहीं गलत लिखे जा रहे हैं। अगर 10 आदमी एक चीज लिख रही है तो फैक्ट हाथ काटने वाली बात पे क्या कहेंगे? और जहां तक हाथ काटने वाली बात आई, आप एक तारीखदार हैं इसलिए मैं तो हाथ काटने वाली बात का वजह ये दी जाती है कि उन्होंने इसलिए हाथ कटवाए कि कहीं वो जाके कहीं और ना बना दे इस तरह का मैसोलिया। लेकिन ये हुआ था क्या? जी नहीं, तो वही मैं आ रही हूँ कि एक तो ये कि जो वजह दी जा रही है कि कहीं कोई जाके दूसरी जगह ना बना ले। किसके पास पैसा था कि वो ताजमहल दूसरा बनवा सकता? सिर्फ एक बादशाह के पास था, शहंशाह ने बनवा लिया। 20 साल लगे। 20 साल में कुछ तो खैर वैसे ही मरखप गए होंगे बेचारे के कारीगर। और जहां तक उनका जो आर्किटेक्ट था, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने उसके बाद आके लाल किला बनाया और जामा मस्जिद बनाया और यही बस गए। उनका कूचा अहमद लाहौरी अभी तक शाहजहानाबाद में मौजूद है। वो अपनी टीम लेके आए होंगे। वो टीम जो थी वो दुनिया भर से जमा की गई थी। जिन्होंने डोम बनाया वो बगदाद से आए थे, कोई टर्की से आया था, कोई कहीं से आया था। वो एक टीम होती है। आज के दिन भी जो आर्किटेक्ट्स होते हैं या जैसे डॉक्टर्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक टीम होती है। वो टीम को लेके चलते हैं। हो सकता है वो अपनी टीम को लेके वहीं गए होंगे। ये और जो आज के दिन ताजगंज में जो रहते हैं, आजकल बहुत सी काम होता है, ये मोज़ेक का काम होता है, ताजमहल बनते हैं, छोटे छोटे मार्बल का काम होता है, वो सब उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। ये ताजगंज जो था शाहजहां ने बनाया ही उन्हीं के लिए, जो वहां पे काम कर रहे थे। उनके वहां पे घर थे, सराय थे, स्कूल थे, जो भी कुछ था उन्होंने बनाया। तो ये कहना तो कि उन्होंने कर दिया क्योंकि मतलब वजह क्या थी? और अगर मतलब ये आपके मुताबिक सिर्फ कहानियां है, हो सकता है कहानियां हो सकती है। देखिए तारीख में इसका कोई कहीं कोई इसका जिक्र नहीं है। दूसरे अगर बादशाह इस तरह से हाथ कटवाने लगे, शाहजहां जो था वो तो वेरी प्रॉब्लमेटिक बिल्डर, कैसे दोबारा दूसरी ऐसी बातों को क्यों पकड़ते हैं आप लोग? ऐसी बातों को क्यों पकड़ते हैं? मैडम से पूछना चाहता हूँ, जो इतिहास आप बता रहे हैं वो इतिहास आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने ही बनाई है, वो वहीं से निकली है, तो क्या वो कोई अपनी गलती को लिखेगा उसमें इतिहास में? यानी आप जो है उन्हीं का इतिहास, उन्हीं के द्वारा बनाया गया इतिहास। तो आनंद साहू जी क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार अब इस तरह की चीजें और निकाल कर लाएंगे इतिहास की उन बातों को सर्च करवा रही है जो लिखी नहीं गई, इतिहास की उन बातों को खोज रही है जो आना चाहिए। ये अगर नहीं काटा जाता तो वो नहीं, इसके लिए कुछ काम करवाया जा रहा है क्या? टाइप ऑफ आनंद साहू जी ये मेरा सवाल का जवाब दिया। आप कह रहे हैं कौन इतिहासकार बता रहा है? ये बताइए मुझे, किस इतिहासकार ने ये कहा के हाथ कटाएगा? ये आरएसएस के इतिहासकार बता रहे हैं। और दूसरा, आप ये क्यों नहीं बताते? पढ़ाई नहीं। ये एक चीज मुझे बताइए, आप दारा सिकों के बारे में आप लोग क्यों नहीं बताते हैं? नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। आज लुटियन जोन में जाइए, 50 सड़कें, 57 सड़कें ऐसे लुटेरे, डकैत, खूने इन लोगों के नाम पे रखा हुआ है। अब उसको बदल देंगे तो कहेंगे नहीं उनके क्यों बदल दिए? अरे क्यों नहीं बदलेंगे? अच्छे लोगों का नाम दो ना, तुम्ही उनका नाम रख देंगे। अब नहीं तो आनंद साहू जी सवाल साफ है। आनंद साहू जी सवाल साफ है, बहुत अच्छी बात। आनंद साहू जी, आनंद जी मेरा सवाल सुनिए, सवाल साफ है। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है सर। एक्सप्लोर द रॉन्ग थिंग and good thing also। ठीक है, मेरा सवाल ये है आनंद जी, ओनली कंटेंट ठीक है, नहीं कह सकते जो एक बार मुगलों ने अपना शासन कर लिया, ठीक है भाई, कांग्रेस ने अपने शासन में हजारों सड़कों का नाम मुगलों के नाम पे रख दिया, ठीक है। नहीं, लेकिन मुगल आनंद साहू जी, वी कैन नॉट टॉलरेट। आनंद साहू जी, मुगल जो बात संगीत सिंह कह रहे हैं या कुछ लोग और भी कह चुके हैं, अरे जिन्होंने माफिया मांगी है उनके नाम पे रख दीजिए भारत का नाम। जनाब आप तो आनंद जी हमारे पास मैं लौट रहा हूँ सर, सब है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। आपने काम करिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए सरकार में आए, उनको तक आपने कह दिया। अग्रवाल जी ब्रेक लेना, मैं लौटा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सवाल जरूर होगा, यहाँ पर ये सवाल जरूर होगा, मुगल कैसे गद्दार हो गए? अब चूंकि इतिहास पर हम जा ही रहे हैं, तारीख पर जा ही रहे हैं, तो ब्रेक के बाद हम इस पर बात जरूर करेंगे कि मुगल कैसे गद्दार हो गए। मुगलों को गद्दार या कलंक कहना ठीक है, उन्होंने इतना लंबा मुल्क पर राज किया, हो सकता है उसमें अच्छे या बुरे रहे होंगे, लेकिन वो गद्दार कहां से हुए? क्या अपनी ही हुकूमत के खिलाफ कोई गद्दारी कर देता है? वो यहीं जिए, यहीं मरे, यहीं उन्होंने अंग्रेजों की तरह अपनी प्रॉपर्टी को बाहर नहीं भेजा, यहां का पैसा बाहर नहीं भेजा? ये बड़ा सवाल है। इसलिए मुगलों को, चाहे उसमें विलेन भी रहे हो, हीरो भी रहे हो, वो हर समाज में रहते हैं, लेकिन गद्दार कहना कितना सही है? और उस पर उमर अब्दुल्ला का भी फिर ट्वीट आया कि फिर जब गद्दारों ने, या फिर असदुद्दीन अवैसी का, तो इस पर फिर ये कितना सही, इस पर हम बात करेंगे कि भाई फिर आप लाल किले पर मत परचम फहराइए, आप नेहरू स्टेडियम से कौम को खिताब कीजिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा। इस पर हम बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
के मरवा दो तो ये। तो ताज पर तू मैं यहाँ पर भी काफी गर्मा गर्म बहस हो रही है और मौजू भी कुछ ऐसा ही है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुगलों के लिए गद्दार लफ्ज क्यों, और अगर हम बात करें तो ताज को सिर्फ रिलीजियस एंगल से ही ये निकाल कर कौन ले आया जो इस दौर में अब देखा जा रहा है। प्रोफेसर देवराज सिंह जी, मुगलों के लिए गद्दार क्यों, ये संगीत सोम ने कहा है, उसके बाद पहले भी कुछ लोग ऐसे कहते रहे हैं। तो जो यहीं रहे, यहीं राज किया, यहीं मरे, यहीं पैदा हुए, जिन्होंने यहीं कमाया यहीं गंवाया, वो गद्दार कैसे हो गए? देखिए, कुछ अभी बात हो रही थी कि नई चीजें शुरू की, बहुत सारी पूरे समाज का ध्यान रखा, तो उन लोगों के लिए लोगों का क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, लेकिन उन लोगों को जो नहीं, सवाल ये है कि राय बदलने की अब कोशिश शुरू हो गई है। ताज का ही हवाला अगर हम दें तो राय बदलने की कोशिश शुरू हो गई, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, इतिहास जो लिखा जाता है, इतिहास लिखने का एक अप्रोच होता है, मैं पहले कह रहा था, और जो लोग उस अप्रोच को लेके आज तक चलते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। डॉक्टर अंबेडकर को 1990 तक किसी ने किसी भी अप्रोच से नहीं देखा। आगे तो 1990 के बाद डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सारे डायमेंशंस आ गए कि वो क्या थे जी। तो उसी तरह से स्टडी करने का एक जो रिसर्च होती कभी खत्म नहीं होती है। अभी इन्हीं चीजों पर भी रिसर्चें चलेंगी और फिर नई नई चीजें आएंगी। तो अभी तक जो चीजें आई हैं, लोगों ने जिस तरह से पढ़ी हैं, तो उनको देखकर वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उनमें कुछ किसी को अच्छा पा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि ये तो देश के खिलाफ था, ये तो हिंदुओं के खिलाफ था या मुस्लिम के उस तरह से। तो ये सारी चीजें बनती हैं, विचार बनते हैं उन्हीं विचारों को देखकर, क्योंकि जो व्यक्ति है व्यक्ति है और वो कहीं ना कहीं उस विचार से अपने को जोड़ता है। तो इसी के आधार पर जो स्टेटमेंट जो संगीत सोम है, वो अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट उसी बेसिस पर दे रहे हैं। तो इस बात को उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है और ये लिबर्टी है हर किसी को यहाँ पर देश में कि जो अपने विचार को रखेगा। अब ये है कि उसको कहां तक वो सही है, कहां तक गलत है, ये हम लोगों को देखना है, समाज को देखना है। तो लेकिन अंगद साहू जी, सॉरी आनंद साहू जी, आनंद जी, निजी विचार आप भी कह रहे हो सकता होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्या सरकार से जुड़े लोग उनको डांटेंगे? वो एमएलए हैं चुने हुए, डांटेंगे कि भाई जो चीज हमें रेवेन्यू लाकर दे रही है, उत्तर प्रदेश में लोग उसको देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं, आप काहे को उसको लेकर के? और हमने बाकी वहां के लोगों से भी बात की थी जो वहां काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी ताज से चल रही, वो भी कह रहे थे कि इसको कम से कम बख्श दो भैया, हमारी जिंदगी बख्श दो, नहीं तो हमको मत फंसाओ, हम परेशान हो जाएंगे। देखिए, ये तो आपने भी एक अलग से अपना स्टेटमेंट जो है हर एक इंटरवल में आप अपना थोप रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं देख रहा हूँ। नहीं, देखिए आप इसको ऐसे कैसे देख रहे हैं? अभी भी आप अपनी बात नहीं, आपकी आवाज को सवाल ही नहीं होता, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति के कहने से ताजमहल न टूटने वाला है, ना वो उसको हटने वाला है, ना उसकी महत्ता कम होने वाला है, ना उसमें से कोई टूरिज्म को अफेक्ट करने वाला है। इनफैक्ट ये सब जो गलत बयानबाजी, ये सबसे कई बार मैं देखता हूँ, ये चीजें जो चीज लोग नहीं भी जानते हैं ना, वो भी जान जाते हैं, उल्टा और इसकी प्रायोरिटी और प्रोग्रेसिटी और प्रोस्पेरिटी और इसकी महत्ता और बढ़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ इसको जितना महत्व दे करके संगीत सोम के विषय को राजनीतिकरण किया जा रहा है, इतना अधिक उसको भड़काया जा रहा है, अलग अलग के उसमें आग और घी डाला जा रहा है, अपने अपने बयान को और उसमें मिला करके उसको ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे संगीत सोम भारत के कोई राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर या कोई महारथी हो गए हैं और उनके बयान हो गए, अब फाइनल हो गया, अब आप लोग सावधान हो जाइए, देश में बहुत बड़ा भूचाल हो रहा है, होने वाला है। इस प्रकार का जो दिखाया जाता है, और ये आज नहीं हो रहा है। देखिए, आप एक चीज, आप मोटी बात बता रहा हूं, आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारे देश के आज भी लगभग 60% लोग हैं जिनके यहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, शिक्षा की इतनी कमी है और उनको दुनिया से कोई मालूम ये नहीं रहता है, पढ़ी नहीं रहते। उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होता है और रोटी कपड़ा मकान पे सियासत आज 60-70 साल, आजादी की 70 साल निकल गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
एक मिनट, उसके बाद आप जितना आप डिबेट को जहां ले जाना ले जाइए। ठीक है, मेरे पास बहुत कम वक्त है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मैं एक बात अपनी रखना चाहता हूँ। हाँ, मैं अमरनाथ अग्रवाल जी के पास से आ रहा हूँ इस सवाल के जवाब। राजनीतिक लोग आज भारत के लोगों को जितना डराते हैं, आप जरा मेरे 60 साल 70 साल जो डराया कि देखो आरएसएस और बीजेपी के लोग आएंगे तेरे खून पे जाएंगे, जोश में मत आइए, जोश में जाइए। गुजरात में जनता के मुद्दों पे जोश में आइए। इसीलिए इस प्रकार के चीजों को ला करके फिर से डरा, जो नहीं डरता है उसको कहे सीबीआई को लगा। ये चीज कोई नहीं लाया, ये आपके ही लीडर बयान दे रहे हैं। अंगद जी, आपका ये इल्जाम यहाँ पे खत्म करते हैं कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। अब जरा अमरनाथ अग्रवाल जी से ज्यादा डराने का काम ठीक है कांग्रेस और ये जो क्षेत्रीय दल किया है। अमरनाथ अग्रवाल जी अपनी बात रखिए, नहीं देंगे। ठीक है और मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, आपकी बात पूरी होती है, आपकी बात पूरी होती है आनंद जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने पूरे विश्व के आनंद जी आप बोले लगा करके जो आगे बढ़ रहे हैं वक्त कम हो जा रहा है, क्षेत्रीय दल का दुकान बंद होने वाला है। ठीक है आनंद जी, आपकी बात पूरी होगी। आपका ये इल्जाम तो खत्म हुआ कि आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा था वो खत्म हुआ। अच्छा, मैं एक मिनट मैं अपनी एक बात, मैं साहू जी को एक बात बता दूं कि इतिहास क्या चीज होती है। आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती सईद के साथ मिलकर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई बनाई। आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहे, शाहनवाज खान रहे। भी लिखा जाएगा इतिहास इसको कहते हैं, आतंकवादियों को चुन के घुस हुए, उनके छत पीछे उनके खोपड़ियों में गोलियां दागी जा रही है। पाकिस्तान के जो लोग हैं जो वहां से आतंकवादी भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, उनके भी हाथ पर बांध दिए गए हैं। दुनिया के पटल में दुनिया के जो बैंक है उनसे जो पैसे आते थे वो भी बंद कर दिए। ये आप सुन लीजिए, ये देश के गद्दार जो लोग हैं उनको भी चुन के ठिकाने लगाए जा रहे हैं। ठीक है, भूल जाइए कि भारत के इतिहास में मेरे पास कम वक्त है, काम हो रहा है वो आपके लोगों के द्वारा इतिहास बनाया जाएगा। हमारे नौजवान जो देश में काम करेंगे वो बनाएंगे इतिहास। ठीक है, बहुत आपने अभी पूरी बात रखी। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, बस भारत में जो बस चलते चलते मेरा सवाल राणा सखी साहिबा से बहुत कम लफ्जों में इसको रिलीजियस एंगल देना चाहिए कि नहीं। बहुत तारीखी ये पूरा एक मकाम है, बहुत तारीखी ये एक जगह है। इसको आप क्या मानती है, इसको रिलीजियस अब चूंकि हिस्ट्री तो है क्या, लेकिन इसको इसी नजरिए से और नहीं देखा जाना चाहिए? इसको बिल्कुल किसी भी रिलीजियस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए फ्रॉम द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतना खूबसूरत जो एक ये इमारत बनी है वो शायद सिर्फ हिंदुस्तान में ही बन सकती थी, क्योंकि जिस तरह का एक अमेलगमेशन इंडो इस्लामिक आर्ट का हुआ है जो हमको ताजमहल में देखने को मिलता है, पर्शियन इन्फ्लुएंसेस हैं, हिंदुस्तानी इन्फ्लुएंसेस हैं। संगे मरमर जो था वो तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही हमको मिल सकता था, कहीं और आपको इस तरह का मार्बल की इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ही नहीं सकते थे। तो ये सब चीजें हमें बहुत गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। ठीक है, और इसको लेकर के जो मजहबी सियासत हो रही है, जितना हमने पढ़ा, हालांकि हम अपना विचार जैसा कि इल्जाम लगा रहे हैं आनंद जी वो नहीं थोपने की कोशिश कर, लेकिन जो पढ़ा था इतिहास ही कहता है, तारीख कहती है कि जब शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर रखा था तो पानी भी बहुत लिमिटेड भेजा करता था। तब औरंगजेब ने उसको लिख कर भेजा था चिट्ठी में, खत में, कि इसको अब वो तो फारसी में था, लेकिन अगर उर्दू में कहें तो बेटा तू बड़ा अजीब मुसलमान है जो अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। उन हिंदुओं को सलाम जो अपने मृत पूर्वजों को भी पानी देते हैं। तो ये कहा था शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब के लिए। तो ताजमहल तो वक्त की दहलीज पर ठहरा हुआ एक पल है, कायम है उसकी शान, वो ताजमहल है। अब देखना होगा इसको लेकर के सियासत कहां तक जाएगी और किस किस एंगल से जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि ताजमहल हिंदुस्तान की शान है या सियासत का मैदान, ये बड़ी बात है और देखना ही होगा इसको लेकर और क्या कुछ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी गिना का दुआएं हमारे साथ बांटने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।